पेरियार रामास्वामी नायकर ने जब जन्म लिया तब सितंबर का महीना चलता था, तो फिक्स है कि 17 सितंबर को जन्म हुआ था। इन पाखंडियों को यह कैसे पता कि विश्वकर्मा का जन्म भी 17 सितंबर को हुआ था? सारे 30 त्योहार मन रहे हैं तिथि के हिसाब से कि हर साल बदलती है तिथि। विश्वकर्मा जयंती की तिथि क्यों नहीं बदलती? नीचे कोई भी पाखंडी बैठ सकता है, मगर मंच पर पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती पर पाखंडी नहीं होना चाहिए। उन तथाकथित मिट्टी के माधवों को चैलेंज देता हूं कि मुझे लखनऊ पहुंचने से रोक लें। परिवर्तन उस रेशियो में इसलिए नहीं हो रहा कि भाई तुम जिस व्यवस्था के शिकार हो, जिस ब्राह्मणी व्यवस्था की वजह से तुम्हारा शोषण हो रहा है, क्या तुमने वो व्यवस्था छोड़ी? कि पेरियार रामास्वामी नायकर वो शख्सियत थे जो तमिलनाडु में ईश्वर की मूर्तियों को तोड़ा नहीं था, जूतों की माला पहनाई थी। इसके बावजूद पेरियार 94 साल जीवित रहे थे, 94 इयर्स। और जो सुबह शाम मिट्टी के ईश्वर पूज रहे हैं, उनका भरोसा नहीं है कि कब कल निकल ले। आप लोग संविधान की बदौलत हो, मनुस्मृति की बदौलत नहीं हो। शिवाजी महाराज की सेना में सबसे पहले लड़ने वाले योद्धा महार सैनिक थे, जिस जाति से बाबा साहब आते थे। उन सम्राट अशोक की संतानें हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि पाई थी। हम लोग उनकी संतानें हैं जिन्होंने भीमा कोरेगांव में चंद मुट्ठी भर लोगों ने पेशवाओं को हरवा दिया था। किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, बेवजह किसी से विवाद नहीं करना है, मगर कोई उंगली करेगा बेवजह तो संगठित होकर के पूरा जवाब देना। आज का बहुजन ये है, आज का बहुजन ये है जो लड़ता है कोर्ट में, जो लड़ता है मीडिया में। हमें बताना है कि आज का बहुजन लड़ने वाला योद्धा है, निरीह और गिरा हुआ प्राणी नहीं है। जब तक बच्चों को ये दिखाते रहोगे तब तक वो स्कूल के पीछे वाली बेंच पे जाके बैठता रहेगा। और अगर उसको ये कॉन्फिडेंस उसमें पैदा करना है कि वो जा करके पहली सीट पर बैठे, तो उसको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पूर्वज योद्धा थे। किसी की भी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखोगे, वो पता चला कुछ देर में सूंड लिए हुए दिखाई देगा, कोई फरसा लिए हुए दिखाई देगा। 5 वकील अच्छे लड़ने वाले अगर आपने इस तरीके से क्षेत्र वाइज तैयार कर लिए और उनको पत्रकारों का घोल पिला दिया, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता घुसेड़ दिए, जब थाने पर पहुंचेंगे ना तो छोटी मोटी समस्याएं ऐसे निपटा देंगे। कि शादी को तकरीबन 4 साल हो गए, पत्नी करवा चौथ व्रत भी नहीं रहती, लेकिन हम जीवित हैं। मेरे बेटे का नाम है कबीर। बिना चाकू डाले, बिना हाय पहने, बिना काला धागा पहने, बिना कहीं की मन्नत मांगे हाय नहीं लगी उसको। आज के बाद रिश्ते की 2 महिलाओं में ऊंच नीच का भेद मत करना कि एक नीचे बैठेगा एक ऊपर बैठेगा। यही ऊंच नीच का भेद जब जातियों में होता है तो बुरा लगता है। एक बड़ी हैरत की बात बताता हूं आपको। कृष्ण जन्माष्टमी जो होती है, कृष्ण जन्माष्टमी, उसकी कोई तारीख तय नहीं होती है। दीपावली की कोई तारीख होती है? नहीं होती, तिथि के हिसाब से होती है, हर साल बदलती है। दशहरे की हर साल बदलती है। लेकिन पेरियार रामास्वामी नायकर ने जब जन्म लिया तब सितंबर का महीना चलता था, तो फिक्स है कि 17 सितंबर को जन्म हुआ था। इन पाखंडियों को यह कैसे पता कि विश्वकर्मा का जन्म भी 17 सितंबर को हुआ था? सारे 30 त्योहार मन रहे हैं तिथि के हिसाब से कि हर साल बदलती है तिथि। विश्वकर्मा जयंती की तिथि क्यों नहीं बदलती? कहीं पर भी उल्लेख मिलता है, कहीं किसी उसमें इतिहास में कहीं जिक्र मिलता हो, किसी किताब में मिलता हो कि विश्वकर्मा का जन्म हुआ था? मैं किसी पौराणिक चरित्र पर, पौराणिक काल पात्र पर सवाल नहीं उठा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये सोचिए किस लेवल की साजिश आप लोगों के साथ की जाती है कि पता है कि पेरियार रामास्वामी नायकर वो शख्सियत थे जिन्होंने तमिलनाडु में ईश्वर की मूर्तियों को तोड़ा नहीं था, जूतों की माला पहनाई थी। और ये पूरे आधिकारिक तौर पर कह रहा हूं, जिसको भी रिकॉर्ड कर रहा हूं कर ले, क्योंकि पेरियार ने ऐसा किया था, ये किताबों में लिखा है।
जूतों की माला पहनाई थी, इसके बावजूद पेरियार पता कितने साल जिए थे? पेरियार 94 साल जीवित रहे थे, 94 ईयर्स। उस मिट्टी के ईश्वर को जूतों की माला पहनाने के बावजूद, और जो सुबह शाम मिट्टी के ईश्वर पूज रहे हैं, उनका भरोसा नहीं है कि कब कल निकल ले। तो इसलिए मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि वो पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती मनाते हुए बब्बा हाथ में लाल धागा पहने हैं, नहीं चलेगा बब्बा, ये लाल धागा नहीं चलेगा पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती पर। कुछ और महापुरुष हैं ऐसे जिनकी जयंती पर पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, कार्यक्रम खत्म। लेकिन जिन महापुरुषों का ईश्वर की सत्ता से विरोध था, जो हमें मानसिक गुलामी से निकालना चाहते थे, उनकी जयंती पर यह नहीं चलेगा। लाल धागे वाले को मंच मत दीजिए। आपके क्षेत्र में संबंध किसी से बन रहे हो, बिगड़ रहे हो, कोई आपके क्षेत्र में कितना भी बड़ा तोप हो, लेकिन ये कार्यक्रम इस हिसाब से तो तय नहीं हो रहे हैं। नहीं तो यहां हम नहीं बोल रहे होते, कोई विधायक या मंत्री बोल रहे होते। तो आपने हमें बुलाया विचार की वजह से, तो कार्यक्रम भी करिए विचार की वजह से। कोई कितना भी नाराज हो जाए, नीचे कोई भी पाखंडी बैठ सकता है, मगर मंच पर पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती पर पाखंडी नहीं होना चाहिए। वो किस लेवल के तर्कवादी थे आपको पता है? वो इस लेवल के नास्तिक थे। महिलाएं सुन लें, जरा सा अगर किसी ने कह दिया कि उल्टा सीधा ना बोल दूं, हो सकता है कि रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए। तो मैं इस मंच से खुले तौर पर चैलेंज दे रहा हूं आप लोगों की वजह से कि अगर किसी को यह कष्ट हो कि ऐसा बोलने से, ऐसा कहने से कुछ हो सकता है, तो मैं तथाकथित उन मनुवादियों को, उन तथाकथित मिट्टी के माधवों को चैलेंज देता हूं कि मुझे लखनऊ पहुंचने से रोक लें। और आयोजकों से कह रहा हूं कि कल जब मैं रात में पहुंच जाऊंगा तो यहां जितने लोग बैठे उनको बता जरूर दें कि हां ठीक से पहुंच गए। तब तो विश्वास हो जाएगा कि मिट्टी के माधव में कोई ताकत नहीं है, तब तो एहसास हो जाएगा। तो मेरा अनुरोध यही है कि महापुरुषों की जयंतियां कम से कम विचार की वजह से मनाएं। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि भाई वो पाखंड का धागा काटने से क्या भोजन मिल जाएगा, तो मेरा सवाल ये है कि यहां भोजन करने आए हो या विचारधारा की वजह से आए हो? विचारधारा की वजह से, तो विचारधारा की तो चर्चा होगी, विचारधारा की तो चर्चा होगी ना। और विचार पेरियार रामास्वामी नायकर वो शख्सियत थे, गौर से सुनिएगा, महिलाओं के लिए बता रहा हूं, जब वो मूवमेंट में कूदे तो उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी और अपनी बहन को इस बात के लिए तैयार किया, क्योंकि उनको पता था कि जब तक मैं घर से मजबूत नहीं होऊंगा, जब तक घर से मेरा विरोध होता रहेगा, तब तक समाज में मंचों पर जाकर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो सबसे पहले जब उन्होंने शराब का विरोध किया, तब उनकी पत्नी और बहनों ने उनके जो ताड़ी के जो पेड़ लगे हुए थे, सबसे पहले उनको काट डाला, जितने भी नारियल के उनके जंगल थे। क्योंकि मंच से बोलने से पहले आदमी को अपनी तरफ उंगली करके ये देखना चाहिए कि मैं मंचों से जो कह रहा हूं उस बात में मैं खुद कितना खरा उतर रहा हूं। अभी प्रदीप वर्मा जी मेरे बड़े भाई हैं, अभी मुझसे कह रहे थे कि आप इतनी जगह पर मंचों पर जाते हो, आपको ये समझ में आ रहा है कि इतना मंच सजता है, इतनी भीड़ जुटती है, फिर परिवर्तन उस रेशियो में क्यों नहीं हो रहा? परिवर्तन उस रेशियो में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो भाषण वीर हैं हमारे जैसे, वो खुद को नहीं बदलना चाहते। वो चाहते हैं कि सामने वाले पर उंगली उठाओ, आरएसएस को गाली दो, बीजेपी को गाली दो, मनुवाद को गाली दो, तो मजा आता है, ताली बजती है। लेकिन जब खुद से पूछो कि भाई तुम जिस व्यवस्था के शिकार हो, जिस ब्राह्मणी व्यवस्था की वजह से तुम्हारा शोषण हो रहा है, क्या तुमने वो व्यवस्था छोड़ी? यहां जितने भी लोग बैठे हैं उन सब लोगों को लगता होगा कि वो जातिवाद का दंश झेल रहे हैं, लगता है। तो फिर कितने लोगों ने जाति से हटके शादी की? आपके यहां आप अपनी जाति में ही शादी करेंगे, ये कहने कोई आरएसएस का आदमी आया था क्या आपको बताने
क्या कोई बीजेपी का नेता आया था आपसे कहने कि जाति में ही शादी करो? यह आपकी अपनी धारणा है। इसलिए मेरा एक अनुरोध है कि बीजेपी, आरएसएस मनुवाद और ब्राह्मणवाद को गाली देने से पहले हम सब खुद से सवाल करें कि हम जितने सक्षम हैं, कोई कम सक्षम है हमारा भाई, कोई ज्यादा सक्षम है, तो जो जितने लेवल का सक्षम है वो अपने से सवाल करे कि हम अपनी औकात के मुताबिक इस बदलाव की मुहिम में भागीदार हैं कि नहीं है। ये खुद से सवाल करना पड़ेगा। दूसरा कोई कांसीराम तो पैदा नहीं हो रहा, दूसरा कोई बाबा साहब भी पैदा नहीं होगा, दूसरा कोई पेरियार भी पैदा नहीं होगा, दूसरा कोई ज्योतिबा फूले भी पैदा नहीं होगा। तो हमें अपने बीच में से ही ऐसे लोगों को ढूंढना है और आगे बढ़ाना है। एक अनुरोध। दूसरा अनुरोध महिलाओं से है। जब पुरुषों से ये कहो कि आप क्यों नहीं सुधर रहे, तो कह रहे हैं महिलाएं नहीं सुधर रही। हमारे घर की पत्नियां ठीक हो जाएं तो पूरा घर ठीक हो जाएगा, यही है। तो मैं महिलाओं से एक चीज पूछना चाहता हूं कि तमाम आरोप पुरुषों पे लगा दिए जाते हैं, लेकिन आपके अपने घर में ये सिस्टम, ये सामंतवादी व्यवस्था कौन डेवलप करता है कि ननद ऊपर बैठेगी तो बहू नीचे बैठेगी, सास यहां होगी तो बहू वहां होगी, ये उनके सामने मुंह ढकेंगे, वो उनके सामने पर्दा करेंगे। ये कौन करता है? पुरुष करते हैं। पुरुष करते हैं क्या? महिलाओं की दुश्मन खुद महिला है। जब किसी बहू को कहो कि तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है, तो बहू को बड़ा खुश गर्व महसूस होता है कि हमारी सास के लिए बोल दिया। लेकिन जब वही बहू सास बनती है तो वो भी अपनी बहू के साथ वैसा ही करती है। तो अगर मानववाद लाना है तो मानववाद केवल पाखंड के विरोध में नहीं है, मानववादी व्यवस्था अपने घरों में भी पैदा करना है और बहू को बेटी का दर्जा देना है, और बहू की जिम्मेदारी है कि अपनी सास को मां का दर्जा देना है। यह मानववादी व्यवस्था है। क्योंकि महिलाएं आई हैं ठीक ठाक संख्या में, कैसे भी आई, कैसे लाई गई वो अलग विषय है, लेकिन आप लोग आई हो तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम से कुछ लेकर के जाओ। एक दिन में समाज नहीं बदलता, एक दिन में घर नहीं बदलता। मुझे भी अपना घर बदलने में समय लगा, लेकिन इतना अनुरोध है कि आज के बाद रिश्ते की दो महिलाओं में ऊंच नीच का भेद मत करना कि एक नीचे बैठेगा एक ऊपर बैठेगा। यही ऊंच नीच का भेद जब जातियों में होता है तो बुरा लगता है, और जब घर में करते हैं तो गर्व महसूस होता है। बाहर निकलना पड़ेगा ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सामंती और मनुवादी व्यवस्था हम खुद अपने दिमाग पर लादे हैं। अब कोई हमें लदवाए नहीं है। जो लोग मंच पे कार्यक्रम कर रहे थे उन कलाकारों को साधुवाद देता हूं, बहुत अच्छा अभिनय किया उन लोगों ने, मगर अब इसकी जरूरत नहीं है। जो अभिनय आपने करवाया ये मनुस्मृति कहती है, और हम संविधान के वारिस हैं। किसी की हैसियत है, किसी की हैसियत है पूरे लखीमपुर खीरी में कि किसी दलित के साथ ऐसा बर्ताव कर दे? किसी की हैसियत हो मेरे सामने ले आओ, मैं लड़ने के लिए सबसे पहले तैयार रहूंगा। आप लोग संविधान की बदौलत हो, मनुस्मृति की बदौलत नहीं हो। संविधान को मानने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव, आपको यह बताने की जरूरत है कि आपके सूरवीर और योद्धा शिवाजी महाराज की सेना में सबसे पहले लड़ने वाले योद्धा महार सैनिक थे, जिस जाति से बाबा साहब आते थे। आप लोग उनकी संतानें हैं, हम उनकी संतानें हैं। हम लोग उन सम्राट अशोक की संतानें हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि पाई थी। हम लोग उन साहू जी महाराज की संतानें हैं जिन्होंने अपने राज्य से ब्राह्मण पुरोहितों को बाहर निकाल दिया था। हम लोग उनकी संतानें हैं जिन्होंने भीवा कोरेगांव में चंद मुट्ठी भर लोगों ने पेशवाओं को हरवा दिया था, और आपकी संतानें इस तरह का अभिनय कर रही हैं। बदलते वक्त के साथ बदलने की जरूरत है, बदलते वक्त के साथ रोने पीटने की जरूरत नहीं है, संविधान की ताकत दिखाने की जरूरत है और लड़ने की जरूरत है। सामने वाले को यह उंगली दिखाने की जरूरत है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यह है वक्त। अब किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, बेवजह किसी से विवाद नहीं करना है, मगर कोई उंगली करेगा बेवजह तो संगठित होकर के पूरा जवाब देना। जब संविधान की ताकत आपको मिली हुई है तो क्यों यह दिखावा कर रहे हो कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव होता था? यहां बैठे हुए किसी शख्स के साथ ऐसा होता था क्या?
क्यों मनुवादियों को बता रहे हो कि हम इतने गिरे हुए हैं? हम इतने गिरे हुए नहीं हैं, हम ये हैं। आज का बहुजन ये है। आज का बहुजन ये है जो लड़ता है कोर्ट में, जो लड़ता है मीडिया में, जो लड़ता है संगठन बना करके आपके लिए जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ता है। हमें बताना है कि आज का बहुजन लड़ने वाला योद्धा है, निरीह और गिरा हुआ प्राणी नहीं है। हमको अपनी मेंटलिटी में बदलाव लाना है, क्योंकि जब तक बच्चों को ये दिखाते रहोगे तब तक वो विद्यालय में स्कूल के पीछे वाली बेंच पे जाके बैठता रहेगा। और अगर उसको ये कॉन्फिडेंस उसमें पैदा करना है कि वो जा करके पहली सीट पर बैठे, तो उसको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पूर्वज योद्धा थे। यहां बैठा हुआ कोई शख्स, किसी भी जाति से आने वाला व्यक्ति, क्योंकि मुझे पता है यहां सभी बहुजन बैठे हैं, यहां किसी भी बहुजन समाज से आने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पुरखे राजा महाराजे ना रहे हों। कोई ऐसा नहीं है। कोई एक वंश बता दो जिसमें मैं न गिना दूं कि कितने राजा पैदा हुए। जिस समाज में आप कहो सब आप लोगों के पुरखे सबके राजा महाराजा थे। लेकिन अगर हमारी वर्तमान परिस्थितियां किसी साजिश की वजह से, किसी षड्यंत्र की वजह से इस तरह से हुई हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को उन परिस्थितियों की तरफ ना बताएं। कोई जरूरत नहीं है। स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ, आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाएं। क्यों? जिन पेरियार रामास्वामी नायकर की आप जयंती मना रहे हैं, उन पेरियार रामास्वामी नायकर ने पता कौन सा आंदोलन चलाया था? आत्मसम्मान आंदोलन। उन्होंने कहा था कि मैं आत्मसम्मान से जीना सिखाना चाहता हूं इन लोगों को। और वो पेरियार रामास्वामी नायकर से केवल एक बात सीखने की जरूरत नहीं है। केरल में एक जगह है त्रावणकोर। जब वहां के राजा ने केरल के दलित समाज के लोगों को यह मना कर दिया कि जहां मेरा मंदिर है, जहां मैं पूजा करने जाता हूं, राजा पूजा करना चाहता है, वहां दलित समाज का कोई व्यक्ति उस रास्ते से ना गुजरे, तो पेरियार रामास्वामी नायकर अच्छे घर से थे, उस एससी कम्युनिटी में जन्म भी नहीं लिया था। इसके बावजूद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे तमिलनाडु के। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर के वो लड़ाई लड़ने गए थे। वो पेरियार रामास्वामी नायकर की हम जयंती मना रहे हैं। मतलब उस पेरियार रामास्वामी नायकर में जितना पाखंड और अंधविश्वास का विरोध था, उतनी ही त्याग की भावना भी थी। पितृपक्ष चल रहे थे, अभी कोई बता रहा था। पितृपक्ष चल रहे हैं क्या? है? चल रहे हैं भाई, हमें पता नहीं रहता, उस सिस्टम से अपन बहुत दूर है। तो किसी ने जिक्र किया, तो एक चीज पूछना चाहता हूं विद्वान मनीषियों से और जन्म के आधार पर श्रेष्ठ हुए लोगों से। आसपास किसी का गांव हो 2-3 किलोमीटर में? है गांव है? कितने किलोमीटर दूर है? 2 किलोमीटर। तो जब पितृ पूजने हो तो यहीं से पानी डाल दो, पितृ वहां पूज जाएंगे 1.5 किलोमीटर दूर। नहीं पूजेंगे? हैं? 1.5 किलोमीटर दूर के नहीं पूजेंगे। धरती पर पानी डालने पर आसमान के कैसे पूज जाएंगे? मतलब यहां पानी डालोगे, वहां 1.5 किलोमीटर दूर पुरखे दफन होंगे, कहीं पर कहीं जलाए गए होंगे 1.5-2 किलोमीटर दूर पे। तो 1.5 किलोमीटर दूरी में नहीं पूज रहे हैं। और यहां कितने प्रकाश वर्ष की दूरी है धरती और आसमान में? धरती पर पानी डलवाते हैं, कहते हैं आसमान में पूज रहे हैं। गजब खेल है। तो खेल सिर्फ एक बात का है, मैं उनकी गलती कतई नहीं मानता, उनका धंधा है, उनको आपको मूर्ख बनाना है। लेकिन आप कब तक मूर्ख बनने के लिए तैयार हो, तब तक उनका धंधा उस पर टिका है। उनका धंधा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे आपत्ति इस बात की है कि कोई कथावाचक, कुछ महिलाएं कथा सुनने जाती हैं, कोई नहीं जाती, एक भी नहीं जाती, एक भी नहीं जाती, कुछ जाती हैं, कुछ जाती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो महिलाएं उन धूर्त कथावाचकों को सुनने नहीं जाती, उनसे अनुरोध है कि अपने अगल बगल में समझाएं। कथावाचक को सुनना केवल पाखंड की बात नहीं है, मेरे घर की बेटियों के मान सम्मान और इज्जत की भी बात है। ध्यान से सुनिएगा, कथावाचकों का विरोध केवल पाखंड का विरोध नहीं है, कथावाचकों का विरोध केवल एक जाति का विरोध नहीं है। इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि
ऐसी खबरें आती हैं कि वही कथावाचक आपके घरों पर रुके और बेटियों के साथ गलत हरकतें की। इसलिए कथावाचकों को सुनना और कथावाचकों को से आत्मीयता बढ़ाना और उनको घर पर लाना हमारे घर के लिए भी खतरा है, घर के मान सम्मान के लिए। इसलिए जो महिलाएं हैं उनकी तो बहुत सारी उम्र गुजर गई, लेकिन इन जैसी बच्चियों को और इन छोटे बच्चों को, इनको कम से कम पाखंडी मत बनाओ। इतना तो कर सकते हैं भाई। खुद के दिमाग में समझ में नहीं आ रहा कि हम 40 साल से 45 साल से 50 साल से जो कर रहे हैं, आपकी एक बात सुन के कैसे बदल जाएं। ना बदलो, बच्चों का भविष्य बनाओ और बच्चों को समझाओ कि कथावाचकों को नहीं सुनना है, किताबें पढ़ना है और स्कूल में जाना है। क्योंकि कथावाचक क्या बताते हैं? राम के बारे में। और कथावाचक क्या बताते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ कैसे हुआ, ये बताते हैं। तो अगर कथा नहीं सुनोगे तो बच्चों को यह नहीं बता पाओगे कि राम का जन्म कब हुआ, राम कहां पैदा हुए, मंदिर कैसा बना और ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ हुए, यही तो नहीं पता चलेगा बच्चों को। लेकिन बच्चों को तथागत बुद्ध की कथा और बाबा साहब की कथा और हमारे जैसे मूर्खों की कथा सुनवा दोगे तो बच्चों को यह पता चल जाएगा कि विद्यालय जाने से क्या मिलता है। अब तय आप लोगों को करना है। अब आप लोगों को यह तय करना है कि कथा सुनवा करके घंटा बजवाना है और या हमारे जैसे मूर्खों को सुनवा करके बाबा साहब को पढ़वा करके डीएम और एसपी बनवाना है। आप लोग तय कर लीजिए। इस मंच पर एक बात के लिए धन्यवाद देता हूं आयोजकों को कि आपने बौद्ध भिक्षुओं को भी यहां पर बैठाला है, उनको स्पेस दिया। इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पत्रकारों को मंच पे जगह दी। इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आपने वकीलों को मंच पे जगह दी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को दी। एक अनुरोध आप लोगों से कर लेता हूं, आयोजकों से और आप लोगों से, कोई भी किसी की भी तरफ जब हसरत भरी निगाहों से देखोगे, चाहे वो ओबीसी समाज का नेता हो चाहे एससी समाज का नेता, किसी की भी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखोगे, वो पता चला कुछ देर में सूंड लिए हुए दिखाई देगा, कोई फरसा लिए हुए दिखाई देगा। तो उन पे उम्मीद ना करो, खुद पे उम्मीद करो और मैगलगंज कस्बे में एक टीम तैयार करो जिस टीम में वो लोग हों जिनका मकसद कभी चुनाव लड़ना ना हो। क्योंकि कभी ना कभी चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति कभी ना कभी फिसलता है। ये नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति फिसलता है, लेकिन कभी ना कभी फिसलता है। इसलिए ऐसे लोगों की टीम बनाओ जिनका मकसद किसी भी तरह का चुनाव लड़ना ना हो, और उस टीम में पत्रकार, लोकल के वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और वो लड़के जिन लड़कों को आप कहते हो कि फर्जी घूमते रहते हैं, फर्जी लखनऊ जाता रहता है यार, फर्जी नेताओं से मिलता रहता है, उनसे मिलता रहता है, वो लड़का जो फर्जी घूमता है वो आपके लिए फुल टाइमर का काम कर सकता है। उसकी दिशा सही तरफ मोड़ने की जरूरत है। उसको फर्जी कहने से और उसका ध्यान भटकेगा। उसको कहो तुम बहुत काम के हो, मतलब उस कट्टे को, उस तमंचे को तोप बनाना है। यह आपकी जिम्मेदारी है। अपने भाई हम आज भाषण देके निकल लेंगे, कुछ 4-6 लोग नंबर ले लेंगे, उनमें से कुछ फोन करेंगे, किसी के उठ जाएंगे, किसी के नहीं उठेंगे। तो आप सबकी दिशा, मंच पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, भाषण देने वाला कोई नहीं बदल सकता। आप सबकी दिशा बदलने के लिए आपको अपने बीच का आदमी चाहिए, लेकिन शर्त है कि वो चुनाव लड़ने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा कि चुनाव लड़ने वाले लोग दिशा नहीं बदलते, मगर उनकी मजबूरी होती है कि हमारा नेता ही फरसा पकड़े यार, हम क्या कर दें, हमारी बहन जी सूंड पकड़ ली है, हम क्या कर लें, हमारे फलाने माला डलवा ली है, हम क्या कर लें। तो वो वहां से बंधे हैं। इग्नोर नहीं करना है, अच्छे लोगों को जोड़ के चलना है, लेकिन जो कोर ग्रुप हो वो काले कोट वाले होने चाहिए। 5 काले कोट वाले, 5 वकील, अच्छे लड़ने वाले, अगर आपने इस तरीके से क्षेत्र वाइज तैयार कर लिए और उनको पत्रकारों का घोल पिला दिया, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता घुसेड़ दिए, जब थाने पर पहुंचेंगे ना तो छोटी मोटी समस्याएं ऐसे निपटा देंगे। भाई गांव घर में, गौर से सुनिएगा, गांव घर की असली समस्या, यहां जितने लोग बैठे हैं, किसी को 100 करोड़ का 200 करोड़ का ठेके की जरूरत नहीं है, किसी की उम्मीद नहीं है। आप लोगों को सबसे बड़ी समस्या क्या होती है
छोटे छोटे झगड़े हो गए, किसी को किसी झगड़े में थाने पे बैठा लिया, 24 घंटे से बैठा ले हैं, 48 घंटे से बैठा ले हैं, कोई सुन नहीं रहा। इन सब समस्याओं के लिए ये वाली टीम काम करेगी, क्योंकि चुनाव लड़ने वाला ये भी ध्यान देगा कि इनका कर देंगे तो वो वोट नहीं देंगे, और इनका कह दिया तो वो वोट नहीं देंगे। इसलिए ऐसे लोगों की टीम तैयार करिए। पत्रकारों को, वकीलों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को इज्जत देना शुरू करिए। सामाजिक कार्यकर्ताओं को हम दोयम दर्जे का आदमी समझते हैं, और वो व्यक्ति जो आपके वोट से, आपके नोट से महल बनवा लेता है, उसका सम्मान करते हैं। तो आपकी स्थिति सुधरेगी कहां से? देखो, हैरत की बात देखो कि शादी को तकरीबन 4 साल हो गए, पत्नी करवा चौथ व्रत भी नहीं रहती, लेकिन हम जीवित हैं। मतलब मुझे खुद आश्चर्य होता है कभी कभी कि जीवित कैसे हूं मैं। मतलब बिना करवा चौथ के जीवित हूं। और वो एक होता है तीज व्रत, वो किसके लिए होता है? तीज लड़के के लिए होता है, पति के लिए होता है। एक तीज टाइप का कोई व्रत होता है किसी के लिए, वो भी नहीं रहा जाता, फिर भी सब ठीक है। बेटे का नाम है कबीर, मेरे बेटे का नाम है कबीर, और बचपन से ना उसको हाय पहनाई है, ना कजरौटा लगाया है, ना काला धागा बांधा है। लेकिन महिलाएं सुन ले, मेरे बेटे को अभी तक 3 साल का होने वाला है, 3 साल के मेरे बेटे को आज तक नजर नहीं लगी। बिना चाकू डाले, बिना हाय पहने, बिना काला धागा पहने, बिना कहीं की मन्नत मांगे हाय नहीं लगी उसको। तो यानी कि इस तरह से भी सिस्टम चल सकता है। और क्यों इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने पेरियार रामास्वामी नायकर को ढंग से पढ़ा है, ढंग से समझा है, रटा नहीं है। बहेलिया आएगा, झोली वाला बाबा आएगा, जुमले सुनाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। और चुनाव के समय में एक फकीर आता है, जाल बिछाता है, हमको राशन में फंसाता है और हम फंस जाते हैं। और फिर चुनाव के नजदीक फिर से कहानी पढ़ते हैं। और ऐसे कार्यक्रमों में, मंचों पर बड़ा मजा आता है सुनकर के, खूब तालियां बजती हैं, और घर जाते हैं, उसके बाद सारी चीजें चूल्हे में गई, खत्म। तो इस तरह के कार्यक्रमों से ज्यादा मुझे भीड़ की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के कार्यक्रमों से 5 भाई मुझे और 3 माताएं मुझे मिल जाएं मेरे विचारों की, मेरा काम हो गया। क्योंकि भीड़ कभी परिवर्तन नहीं करता। भीड़ तो आसाराम बापू भी खूब जुटा लेता था, और आज जेल से निकल आए तो आज फिर भीड़ जुटा लेगा। तो फिर तुम्हारे धार्मिक होने में और हमारे नास्तिक होने में अंतर कहां है? हम तुमसे ज्यादा आचरण की पवित्रता रखने वाले लोग हैं, अपने कर्तव्य का बोध करने वाले लोग हैं, पिछड़े दलितों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। बहुत धैर्य से आप लोगों ने सुना। जय विज्ञान, जय संविधान, जय पेरियार, जय भीम। धन्यवाद।